जातिगत भेदभाव के कारण इनकी जाने गई और इसमें पुलिसकर्मी भी पाए जाते हैं दोषी। किसी कचड़े को उठाने की बात आएगी तो टीचर ब्राह्मण से ज्यादा SC ST OBC वालों को प्रेफर करता है। खुद मुझसे पूछा गया कि भाई तुम किस जाति के हो, एक शिक्षक के द्वारा। मतलब भाई विश्वगुरु बनने का सपना देखते हैं, हमारे पास विश्व छात्र बनने की भी गुण नहीं है। अभी अपने भारत में राज्यों का देखें तो 4 से 5 राज्यों की चुनाव अब इस वर्ष होने वाली है। जो रोहित वेमुला का केस था हैदराबाद यूनिवर्सिटी का, वो 2016 में हुआ था घटना। आज 2026 से उस कानून में नस्लवाद का भी जिक्र किया गया, उस कानून में दिव्यांगजन का भी जिक्र किया गया, उस कानून में लिंग का भी जिक्र किया गया। कांग्रेस के भी थे भाई, समाजवादी के भी थे, भाजपा के थे, इसमें सारे दलों के नेता मौजूद थे। अपने देश भारत में एक नया नियम क्या आ गया कि देश में पूरा बवाल को छेड़ दिया गया। आखिर पूरे देश की जो जनसंख्या छात्रों की है, एक 10% और एक 90%, ये दोनों दो गुट में बट क्यों गए हैं और इतने जो बवाल है वो मच क्यों रहे हैं और 10% वाले ही बवाल क्यों मचा रहे हैं, 90% वाले समर्थन में क्यों है। और अगर मेजोरिटी को यहाँ पे देखा जाए तो फिर तो ये नियम में कोई बवाल का बात ही नहीं आना चाहिए, बल्कि लागू कर देना चाहिए, क्योंकि हम मेजोरिटी बहुत ज़्यादा आ गया। ठीक है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं आखिर ये UGC एक्ट 2026 है क्या और यह बवाल क्यों मच रहा है, किसके पक्ष में है और किसके साथ नाइंसाफी हो सकती है, किसके साथ इंसाफ हो सकता है। इन सारी चीज़ को आज इस वीडियो में समझेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है बादल भारती, आप लोग देख रहे हैं कुशल पथ। हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। सबसे पहले समझते हैं UGC को। ठीक है, तो UGC का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यानी कि जितने भी हमारे उच्च स्तर के शैक्षणिक संस्थान होते हैं उसकी मान्यता देने वाले, उसको फंडिंग देने वाले, वहाँ के सारे नियम कानून को हैंडल करने वाले जो होती है कमीशन, जो समिति होती है, वही हमारा है UGC। और यह जो होता है हमारे भारत सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम करती है। सबसे बड़ी बात है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, ऊपर वाले परतों को अगर हमको किसी को हैंडल करना पड़ता है तो हमें कुछ ना कुछ संगठन बनाना पड़ता है, कोई ना कोई समितियां बनानी पड़ती है। इसीलिए हमारे देश में जब उच्च शिक्षण संस्थान के नियंत्रण की बात आई तो आखिर यहाँ पे जरूरत महसूस हुई कि हमारे पास एक समिति होनी चाहिए, तब जाके 1945 में हमारा बना UGC। यही देश की आज़ादी के बाद 1953 में इसका सुसंगठित किया गया और अच्छे से फिर से इसको, क्योंकि आज़ादी हो गई थी तो संविधान के तहत में इसके सारे नियम कानून और हमारे देश की जो चीज़ें होती है अधिनियम बनाई गई। अब बात करते हैं UGC एक्ट 2026 के बारे में। सबसे पहले देखिए, हमारे बीते दिन कल जो था वो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस था, जिस दिन संविधान लागू हुआ था। हालांकि जो वीडियो था कल ही आने वाला था, लेकिन कुछ कारण से वीडियो आज मैं दे रहा हूँ। अब एक गुट में देखेंगे आप, एक बोलता है UGC का सपोर्ट करने वाले हैं और दूसरे गुट की तरफ है तो ये बिल्कुल इसका विरोध कर रहे हैं। ये दोनों की क्या मांगे हैं और किस वजह से विरोध हो रहा है, किस वजह से समर्थन हो रहा है, इस चीज को हम लोग एक एक करके समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसकी शुरुआत के बारे में। हालांकि शुरुआत केवल 2016 की बात, रोहित वेमुला की मौत नहीं थी और ना ही हमारे 2019 की पायल तर्दी की है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है कि पूरे सोशल मीडिया में जितनी भी पत्रकार हो, विचारक हो या फिर कोई भी क्रिएटर हो, अगर बात कर रहा है UGC के बारे में बैकग्राउंड की, तो हमारे दो नाम मुख्य तौर पर आते हैं, रोहित वेमुला और पायल तर्दी की। क्यों? क्योंकि ये शैक्षणिक संस्थान में जो है ये जातिगत भेदभाव के कारण इनकी जाने गई और यह कहते हैं ना कि ये मतलब जिस इतना प्रकार से इसको मानसिक प्रताड़ना किया गया, ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और ये आत्महत्या या खुदकुशी कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं तो कुछ अन्य चीज़ों के बारे में। बात यहाँ पर केवल जातिगत भेदभाव की नहीं है, बात हमारा नस्लवाद का भी आता है, क्षेत्रवाद का भी आता है, विकलांगता लिंग के आधार पे भी आती है। लिंग के आधार पे तो आप भेदभाव आराम से समझ ही सकते हैं कि लड़के और लड़कियों के बीच में कितनी भेदभाव जारी है। अब बात करते हैं थोड़ी नस्लवाद की। जब हम बात करते हैं अपने देश में कि हम भारत के सारे लोग एकता में रहते हैं, हम पूरे दुनिया को खूब दिखाते हैं कि हम लोग भारत से लड़ जाएं तो भारत हमेशा जीत जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे इनको तो जान ही रहे होंगे, जो हमारा एंगल चकमा है, ये भाई हमारे जो 7 सिस्टर्स हैं, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं, उधर से आने वाले सारे व्यक्ति को हमारे अन्य राज्यों में क्या कहा जाता है, अरे ये चाइनीज है, ये इसकी तरह दिखता है, ये वियतनामी है, ऐसे नाम के साथ इतना प्रताड़ना किया जाता है कि ये बेचारे मजबूर हो गए थे आत्महत्या करने के लिए। मार गई, लेकिन इसके समर्थन में कोई नहीं उतरा। और मणिपुर में घटना होती है, मेघालय में घटना होती है, अरुणाचल प्रदेश में चीन हमला करता है या फिर कब्जा करने आता है, तब वहाँ पे भारत सरकार का ना ही कोई प्रतिक्रिया आती है, ना ही उनका कुछ यहाँ पे हम लोग को सांत्वना दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों भाई? केवल यहाँ शिक्षा जगत में जो है जातिगत भेदभाव को दूर करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्षेत्र का ही देख लेते हैं। जाति मान लेते हैं कि अपने देश में कोई भी, सारे जितने भी जाति के लोगों सब समान है, तो फिर नस्लवाद क्यों है? दूसरे राज्य वाले विद्यार्थी को ऐसा भेदभाव क्यों, या दूसरे राज्य वाले व्यक्ति को साथ ऐसा क्यों? सबसे बड़ी बात यहाँ पे केवल यहाँ तक भी नहीं रुकती। अगर हम अपने बिहार राज्य को लेते हैं तो पूरे भारत में सबसे जो पिछड़ा राज्य माना जाता है अभी भी, हालांकि विकास करा लेकिन बिहार रह जाता है। तो ऐसा क्यों? केवल छात्र की बात क्यों करें? बिहार का अगर कोई मजदूर जाए तो उसको क्या कहा जाता है? बिहारी है।
इस प्रकार के बिहारी शब्द को गाली बनाया गया है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग होंगे जो गर्व से कह सकते हैं कि हम बिहारी हैं, लेकिन सच्चाई भाई यही है कि आप दूसरे राज्य में जाते हैं तो फिर भी आपको वो बिहारी वाला जो टोन है ना, वो आपको हमेशा झेलना पड़ेगा। इसलिए आप लोग को भी समझने की जरूरत है। अब बात करते हैं यहाँ पे एक लड़के की। यहाँ पे मैंने रोहित वेमुला साथ में पायल तड़वी की बात कर ली, एक आशीष नाम के लड़के हैं। ये उच्च शिक्षण संस्थान की बात थी, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं कि जो छात्र शिक्षण संस्थान से बाहर रह रहे हैं, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में रह रहे हैं, प्राइवेट कोचिंग में रह रहे हैं, प्राइवेट प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बीच में अगर ऐसी प्रताड़ना झेली जाए तो वहाँ पे स्टूडेंट क्या करे? इसके लिए भी तो कोई नियम कानून संरक्षण का उपाय होना चाहिए। यहाँ आशीष है जो कि लखनऊ के थे, ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, इनके साथ जातिगत ऐसा भेदभाव हुआ, इनके जो खुदकुशी का था ये अपना पूरा वो उजागर करते हैं कि ये चीज़ें क्या हुई, कैसे हुई थी, सारे विभेद को आपस में दिखाया और पुलिस इसमें जांची। यहाँ पे भाई सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें पुलिसकर्मी भी पाए जाते हैं दोषी। और सबसे बड़ी बात है भाई, रेप करते हैं, पटना में हमें देखते हैं, दिल्ली मुंबई में देखते हैं, रेप में प्रशासन वाले व्यक्ति मिलते हैं, शासन वाले व्यक्ति मिलते हैं। जब यही लोग नियम कानून को एक संरक्षण करने वाले, एक नियम कानून बनाने वाले ही इस दोष को करेंगे तो हम लोग किससे उम्मीद रखें? जिस सरकार को बना रहे हैं वही सरकार गलतियां करे तो उसको फिर सजा कौन दे? ठीक है ना। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ये जो कानून है, बात यहाँ पे हम लोग सरकार की फेलियर को बताते हैं। अभी अपने भारत में राज्यों का देखें तो 4 से 5 राज्यों की चुनाव आपकी इस वर्ष होने वाली है, और ये सबसे बड़ा जो चीजें हो रही है इसके पीछे रीजन ये भी है। क्या रीजन है तो ये समझिए इस बात को। पूरे भारत में जो रोहित वेमुला का केस था हैदराबाद यूनिवर्सिटी का, वो 2016 में हुआ था घटना, आज 2026 से पूरे 10 साल पूरा हो गए। सरकार इतनी, सोचिए कि सरकार की जो शक्ति है, सरकार की जो एनर्जी है वो इतनी कम है कि एक नियम कानून को पूरा करने में टोटल 10 साल का समय लगाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है भाई, हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 80 साल, मतलब 1-2-3 छोड़ देते हैं तो 80 साल पूरे होने को फिर भी हमारे देश में ऐसी समानता का स्तर जो है वो डेवलप नहीं कर पाए, अच्छा से बना नहीं पाए। क्यों नहीं बना पाए भाई? इस चीज़ को समझते हैं। अब इस नियम के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो यूजीसी एक्ट 2026 है, इसका कहना यह है कि हम जो उच्च शिक्षण संस्थान है उसके बीच में एक समिति बनाई जाएगी, यानी जितने भी जाति के आधार पे, बात यहाँ पे देखिए, हमारी जो भारत में बवाल मचा है वो जाति के आधार पे हुआ है, SC ST OBC समर्थन का और स्वर्ण जाति असमर्थन का, इस दोनों के बीच बवाल मचा है। लेकिन हम नागरिकों से यह पूछना चाहते हैं, विद्यार्थियों से यह पूछना चाहते हैं, भाई उस कानून में केवल जातिगत नहीं बोला गया है, उस कानून में नस्लवाद का भी जिक्र किया गया है, उस कानून में दिव्यांगजन का भी जिक्र किया गया है, उस कानून में लिंग का भी जिक्र किया गया है, तो फिर इसका समर्थन क्यों नहीं करते भाई? आप लड़कियां कहाँ हो जहाँ लिंग की बातें आती है? तो आप नहीं है। नॉर्थ ईस्ट वाले या फिर अन्य राज्य वाले, बिहार वाले, आप लोग कहाँ हैं जब क्षेत्र की बात आती है, राज्य की बात आती है? तो ये सारे बात भी हैं, लेकिन केवल जाति को क्यों लिया गया? बात यहाँ पे यही है कि सोचिए कोई अन्याय हो रहा है, अन्याय को बचाने के लिए अगर कोई नियम कानून लाया जा रहा है तो वो तो अच्छा है ना जी। आप स्वर्ण के रहें या फिर किसी भी जाति के रहें, वो तो समर्थन होना चाहिए। अगर आपको स्वर्ण जाति को लोगों को लग रहा होगा ये मेरे विरोध में, इस चीज़ को लोग एक एक करके समझते हैं। दरअसल ये बात ये कहता है, पूरी ड्राफ्ट में ये चीज़ें बताई गई है। इस एक्ट के तहत में शिक्षण संस्थान में एक समिति बनाई जाएगी स्तर पर, साल में उसकी 2 बार मीटिंग होगी, और जो टीचर्स होंगे उस पर भी जो प्रतिक्रिया है स्टूडेंट से लिया जाएगा कि टीचर भी भेदभाव करते हैं या नहीं। इससे ये होता है कि भाई टीचर अगर भी 2 स्टूडेंट के बीच में भेदभाव करते हैं तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात क्या है, टीचर्स की भेदभाव को मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। अगर आप ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं और टीचर को ये बात पता है, अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये भी बात टीचर को पता है, निश्चित तौर पे अगर सफाई वाले काम की जिम्मा आएगी, किसी कचरे को उठाने की बात आएगी, तो टीचर ब्राह्मण से ज़्यादा SC ST OBC वालों को प्रेफर करता है कि हम इसको ये काम दें। और यह बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारा तथ्य है देश का, ये सच्चाई है देश की। अगर आप इसको नकारते हैं तो आप सच्चाई को नकारने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। इस चीज़ को आगे बढ़ते हैं। अब जातिगत भेदभाव का ही देखते हैं। मैं पिछले वर्ष सितंबर में, यानी 2025 के सितंबर में नेशनल लेवल पर छात्र संसद में बिहार का प्रतिनिधित्व किया था। मैं जिस कॉलेज से हूँ, उधर से लौटने के बाद खुद मुझसे पूछा गया कि भाई तुम किस जाति के हो, एक शिक्षक के द्वारा। अब बताओ, अगर ऐसा पूछा गया तो क्या कर सकते हैं भाई? ये यानी कि मकसद क्या रहा होगा? मकसद यही रहा होगा कि अगर यह इस जाति का होगा, हमारे जाति का होगा, हमारे बिरादरी का होगा तो ज़्यादा सम्मान देंगे, ज़्यादा समर्थन देंगे, नीचे का होगा तो समर्थन नहीं देंगे। यही मकसद रहा होगा। ये चीज़ें हमको पर्सनल जीवन में देखने को भी मिली है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इस एक्ट की। और इस एक्ट का जो है आप गूगल से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि पूरे एक्ट में क्या कहा गया है। अब इसमें चीज़ को समझते हैं। हाँ, इस एक्ट की एक कमियां भी देखी जा सकती है कि मान लिया जाए कि कोई दलित छात्र है, कोई निम्न वर्ग का छात्र है, अगर वो स्वर्ण जाति को जानबूझकर फंसा देता है, किसी अपने निजी प्रॉब्लम की वजह से इसको फंसा देता है, तो इसके लिए इसमें प्रावधान नहीं किया गया है कि ऐसे में दोषी पाए जाने पे उस पर जुर्माना क्या होगा या सजा क्या होगा। इस चीज़ में यहाँ पे सुधार किया जा सकता है। और इस चीज़ को और भी समझते हैं तो स्वर्ण जाति के लोगों से मेरा एक ही प्रतिक्रिया है। सोचिए कि आप लोग को हमेशा से सदियों से पढ़ने की आज़ादी मिली है, आप लोग यहाँ तक पहले से मौजूद हैं, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं है, आपको समर्थन मिल रहा है, आपको लीडिंग की व्यवस्था मिल रही है। अपने देश के 90% से ज़्यादा सीट पर, ज़्यादा पद पर बैठने वाले आप लोग हैं, ठीक है ना। और गलती से अगर
कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति उच्च पद पर चल जाता है तो आप लोग के द्वारा इतना प्रताड़ना किया जाता है कि बेचारे आईएएस होने के बावजूद वो आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं। ऐसे केस आप लाखों देख सकते हैं, बहुत सारे केस मिलेंगे आपको कि मान लीजिए ये अफसर है, ये इस जाति का था, इस वजह से हो गया, ये इस जाति का है। इवन भाई आईएएस तक के अगर निम्न वर्ग का होता है तो उसके साथ ऐसी चीजें हो सकती है। तो भाई सोचो कि एक जिला को संभालने वाले एक व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है, तो एक शिक्षण संस्थान में एक मूल्य या फिर क्या कर सकते हैं कि छोटा सा केवल पद रखने वाला, छोटा सा स्थान रखने वाला छात्रों के साथ आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को भी समझने की जरूरत है। इसलिए बात यहाँ पर नहीं है। एक चीज़ और देखते हैं तो आप लोग यह जो है ना हम वीडियो स्वर्ण के पक्ष में बना रहे हैं, ना हम स्वर्ण के विरुद्ध में बना रहे हैं, ना ही SC ST के पक्ष में है, ना ही उनके विरुद्ध में। हम आपको एक चीज़ से रूबरू करवाना चाहते हैं कि सच क्या है, सत्य क्या है, तथ्य क्या हो सकते हैं, इस चीज़ का कीजिए। जैसे में हमारे IAS के मॉक इंटरव्यू लेने वाले विजेंद्र चौहान है, हमेशा वो निम्न वर्ग की बात क्यों करते हैं? क्योंकि वो स्वर्ण होते हुए इस चीज़ को समझ रहे हैं कि इनको हमेशा नीचे दबा कर रखा गया है, इनको समर्थन की जरूरत है। तो यही आप लोग यहाँ पे पहले से मौजूद हैं, SC ST OBC वाले नीचे पहले से हैं, इसको पहले इतना ऊंचा करें तब तो बराबर की समानता देखें। आप यहाँ पे हैं, उसके बाद कहते हैं कि दोनों के लिए समान अवसर मिले। कैसे भाई? जो नीचे है पहले इसको बराबर लाने की कोशिश करेंगे तब तो देश का टैलेंट का विकास होगा। ऐसे में तो फिर वही चीज होगी कि देश विकास कर रहा है लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब बात यहाँ पे एक चीज और करते हैं, एक चीज मैं आपको इस पिछले PPT से दिखाना चाहूंगा। ये वाले विद्यार्थी की बात हुई है, अपने देश की जो विद्यालयों की हालत है उस पर भी बात करेंगे। ये एक फ्रेम देख रहे होंगे, भारत राइजिंग ऑफ विश्व गुरु। मतलब भाई विश्व गुरु बनने का सपना देखते हैं, हमारे पास विश्व छात्र बनने की भी गुण नहीं। हम अपने छात्र को भी अच्छे से सारी सुविधा नहीं दे पा रहे हैं और विश्व गुरु बनने का सपना देखते हैं। मोदी जी पता नहीं क्या सोचते रहते हैं, समझ ही नहीं आता। अब बात करते हैं आगे थोड़ा सा इस कानून के बारे में, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और करते हैं। कई चीजें जो है समर्थन में, अब चूंकि अक्सर देखा जाता है कि भाजपा जो है स्वर्णों की पार्टी है, ऊपर वाले लोगों की ज्यादा सुनता है, ठीक है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो भाजपा के लोग हैं इसके साथ हमेशा से स्वर्ण साथ देता है, लेकिन ये स्वर्ण वाले लोग हैं इसके साथ अभी भाजपा नहीं उतर रही है। क्यों नहीं उतर रही है? ऐसे में अब बहुत सारा बवाल मचाएगा, लेकिन बात यहाँ समझिए भाजपा की नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग देखे होंगे कि इतने दिन हो गए, लगभग 5-6 दिन पुरने को हैं, ये बवाल मच रहा है, लेकिन किसी भी राजनेता, किसी भी दल के वरिष्ठ नेता का कोई बयान नहीं आया। क्यों नहीं आया? इस चीज़ को समझिए। यह बयान इसलिए नहीं आया क्योंकि ये जो UGC का एक्ट बना है इसमें सारे दलों के नेता मौजूद थे। इसमें जो बैठक हुई, इसमें जो निर्णय लिया गया, इसमें जो ड्राफ्ट बनाया गया, ये सारे दलों के नेता मिलकर बनाए। कांग्रेस के भी थे भाई, समाजवादी के भी थे, भाजपा के थे, CIP के थे और अन्य जो भी बड़े दल हैं जिस पर राज्यसभा या लोकसभा के MP हैं मुख्य तौर पर, उनकी बैठक होने के बाद ही बनी है। तो भाई कोई अपना बयान इस पर क्यों देगा? क्योंकि सब लोग मिलकर बनाई है। अब एक चीज़ यहाँ पे और आती है, भाजपा का छोड़ लेते हैं, ये छोड़ लेते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये हमारी रैंकिंग है पूरे विश्व में शिक्षण संस्थानों की, लेकिन शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में हमारे 10 तक कोई स्थान नहीं है। 10 तक तो भाई छोड़ो, अगले 100 स्थान तक की भारत के कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज का कोई स्थान नहीं है। 100 के बाद 1-2 कॉलेज की छोड़ लेते हैं, IITs कॉलेज को, तो फिर 300 तक की रैंक का भी कोई स्थान हमारा नहीं। उसके बाद सपना देखते हैं, हमारे पास भाई कॉलेज अच्छे नहीं है, कॉलेज की फैसिलिटी अच्छी नहीं है और सपना देखते हैं विश्व गुरु बनने का। पहले विद्यार्थी तो अच्छे से बनने तब गुरु बनने का सपना देखे भाई। हमारे पास ज्ञान खुद नहीं है, ज्ञान देने चलेंगे। इसलिए विश्व विद्यार्थी बनने की हमको परिकल्पना करनी चाहिए, ना कि विश्व गुरु बनने की। अब यहाँ पे देखिए, अपने देश में जिस मुद्दे पे हमेशा बात होती है, लड़ाई होती है, वो हमारा मंदिर है। मंदिर आपके दीवार संगमरमर से बनेंगे, उस पर सोने की परत चढ़ाई जाएगी और हमारे विद्यालय के हालत का कमरा क्या रहेगा? दरार है भाई, पैखाना खराब है, शौचालय खराब है, बहुत सारी चीजें हैं। क्या करोगे? इस चीज को समझने की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज को आपको समझने का आवश्यकता है। अब इसको अंतिम रूप देते हुए हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इस कानून के बारे में। इस पर आरक्षण की भी बात आती है कई बार कि आरक्षण पर हमेशा से साल के मतलब आज़ादी कितने साल बीत गए, फिर भी इस पर बवाल मचते रहते हैं। इस पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग को ये समझने इंपॉर्टेंट था कि UGC लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए भाई, UGC खराब नहीं है, ना ही अच्छा है, ये स्टूडेंट के हित में है। कई तबके बच्चे जो लोग नीचे दबे हैं उनको समर्थन देने के लिए बनाया गया है, तो इसका समर्थन कीजिए और जहाँ पे खामियां से संशोधन की मांग कीजिए, ना कि इसको हटाने की बात कीजिए। सबसे बड़ी बात एक चीज़ और यहाँ पे है कि यहाँ पे UGC एक्ट का जो है प्रावधान का जो वर्णन है उसको अच्छे से कीजिए, आप लोग समर्थन कीजिए। बाकी बात इस विषय में क्या संभावना रखते हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी रहती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे, जय हिंद।